टीटीएमएल मैंने अभी लिया था, ट्रेडिंग के हिसाब से लिया है हम्म। और भारतीय एयरटेल लॉन्ग टर्म के हिसाब से लिया है। ओके। तो टीटीएमएल में थोड़ा मैं फँस गई हूँ बहुत ओके। तो मैम और ये आप जब 2 साल पहले आए होंगे बाजार में, तब उस समय ये बहुत फ्लेवर में था और एक तरफा तेजी दिखा रहा था, तो सर ये मेरी जो ब्रोकर है ना, वो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया इसके लिए। ओके, तो वहां से अब आप फंस गए हो। ओके, तो हाँ। राजेश सर क्या करना चाहिए? टीटीएमएल ये एक तरफ चला था 1 साल पहले या 2 साल पहले, उसके बाद ये लाइमलाइट में आया जब एक तरफा तेजी से दिखाई थी, 200-250 रुपए तक गया, फिर वहां से नीचे आ गया। नंबर एटलीस्ट इसके सपोर्टिव नहीं है उतने जिस तरह की तेजी इसमें देखने को मिली है। और दूसरी तरफ इनके पास भारतीय एयरटेल है जो कि अपने नए ऑल टाइम हाई पर ऑलरेडी कामकाज कर रहा है, बढ़िया तेजी दिखा रहा है। क्या करें इन दोनों? वो लॉन्ग टर्म है, ये शॉर्ट टर्म है। थैंक यू अंजू मैम फॉर योर काइंड वर्ड्स। और जहाँ तक टीटीएमएल की बात है, तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप जो भी स्टॉक खरीदती हैं ट्रेडिंग के लिए, उसे स्टॉप लॉस लगाएं, और जो इन्वेस्टमेंट के लिए लेती हैं वह थोड़ा सा फंडामेंटल्स चेक करें। अब चूंकि आपने इसमें स्टॉप लॉस लगाया नहीं है, तो पहले मैं ये बता दूं कि इसमें आपके करीब 78 रुपए का स्टॉप लॉस आता है, उसके नीचे जाने से आपको निकल जाना पड़ेगा। दूसरी बात, फंडामेंटल्स की बात की जाए तो तीसरी तिमाही में अगर आप रेवेन्यू देखेंगे करीब 5% बढ़ा था, लेकिन नुकसान जो कंपनी का था वो 308 करोड़ रुपए के आसपास आ गया था, जो पहले 280 करोड़ था। लगातार नुकसान देती हुई कंपनी, मुझे नहीं लगती कि फंडामेंटली कहीं पर ही ऐसा स्टॉक है जो एक मध्यम से लंबी अवधि के पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। डेट भी बहुत हाई है कंपनी में, हालांकि कुछ लोग सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो सब बहुत लंबे समय की बात है। तो इससे बेहतर ये होगा कि शॉर्ट टर्म में आप 78 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के रखें, और ऊपर में जहां पर भी आपको मौका मिले तो निकल जाए। तो आपको एक स्टॉप लॉस 78 रुपए का फॉलो करना होगा अंजू मैम, उसको तो एटलीस्ट आप फॉलो करना। और क्योंकि ये शॉर्ट टर्म का ट्रेड है तो उसी तरह का रिस्क इसमें एसोसिएटेड रहता है। रही बात भारतीय एयरटेल की, तो राजेश सर यहाँ क्या करेगी? ये तो एक इंटरेस्टिंग जोन में जा चुका है, अब बहुत समय चला नहीं और अब वापस चला तो इतना बढ़िया चल रहा है, यहाँ क्या करना चाहिए ना? यहाँ बिल्कुल बने रहना चाहिए आपको स्टॉक में। तीसरी तिमाही के नतीजे बहुत शानदार आए थे, बॉटम लाइन में 54% के आसपास की जंप आई थी। आरपीयू देखें 208 रुपए के आसपास है, और जबकि मित्तल साहब ने ऑन रिकॉर्ड मीडिया पे आके ये कहा कि वो चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आरपीयू 300 रुपए तक चले जाएं। तो ये एक बहुत पॉजिटिव मैनेजमेंट की कमेंट्री थी, जिसमें मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में आरपीयूज में बढ़त होगी। हालांकि ये कंज्यूमर के लिए थोड़ी दिक्कत की बात है, बट एज ए कॉर्पोरेट, एज ए इन्वेस्टर, ये बहुत एक्साइटिंग न्यूज है। दूसरी, इनकी एक सब्सिडरी है भारतीय एक्साकॉम, जिसके ये आईपीओ आने वाले दिनों में आ रहे हैं, तो उससे भी एक थोड़ी वैल्यू अनलॉकिंग होगी। और इस वक्त अगर देखा जाए तो दो ही बड़े प्लेयर रह गए हैं बाजार में, या तो जियो है या भारतीय एयरटेल है, और कंपनी के कारोबार बहुत अच्छी तरीके से चल रहे हैं। मैं समझता हूँ बने रहना चाहिए। तो बने रहने की राय अंजू मैम आपके लिए भारतीय एयरटेल को लेकर है, और टीटीएमएल केस में आपको एक स्टॉप लॉस बताया गया है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। आगे मैं आपसे और बात करूंगा, लेकिन अब स्वाति जी से बातचीत कर लेते हैं। स्वाति ओबरॉय जी जो कि हमारे साथ लुधियाना से मौजूद हैं। स्वाति मैम नमस्कार, नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। मैम आप क्या करते हो, कब से हो मार्केट में? सर मैं अभी 1.5 ईयर से मैंने स्टार्ट किया है मार्केट में देखना। उससे पहले मैं सिटी बैंक में कैपिटल मार्केट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में वर्किंग थी। ओके। तो वहां पर मैंने 6 इयर्स जॉब की है, बट आफ्टर मैरिज मैंने थोड़ा करियर ब्रेक लिया हुआ था, तो अब फिर दोबारा से रीस्टार्ट किया 1.5 ईयर से मैंने। तो स्वाति मैम आप, क्योंकि लुधियाना में तो मेरे ख्याल से सिटी बैंक नहीं है, तो नहीं आप सर, मैंने करियर ब्रेक पे ही हूँ अभी, मैं एज अ हाउस वाइफ हूँ अभी। ओके। तो कैसा लग रहा है, मतलब ये नया एक्सपीरियंस? क्योंकि एक तरफ हेक्टिक वर्क जितना मैं समझता हूँ सिटी बैंक में एग्जैक्टली रहा होगा। सर। नहीं, तब तो मैं वैसे भी दिल्ली में थी, तो बिजी स्केड्यूल था पूरा, 9 आवर्स की शिफ्ट, कैब टाइम एंड ऑल। हम्म। यहाँ पे काफी रिलैक्स है, क्योंकि इतना सबसे मेन टाइम सेव होता है जो हमारा कैब वाला। हम्म। अपार्ट फ्रॉम दिस थोड़ा बच्चे हैं मेरे, बेटा एक बेटी है, तो उनके साथ टाइम बीत गया और 5 to मैम 6 सुकून भी इयर्स। होगा क्योंकि लुधियाना में तो बहुत सर, बहुत। एक्चुअल में लाइफ में वही जरूरत होती है। खैर, लेकिन हाँ जी तो सर। कैसा एक्सपीरियंस है मैम 1.5 साल का? पहले आपने डील्स करवाई हैं, अब आप डील्स होते हुए देख रहे हो, कैसा लग एग्जैक्टली रहा है? सर, पहले तो दूसरों का पोर्टफोलियो देखते थे, अब खुद का पोर्टफोलियो कर रहे हैं। हाँ। एक अच्छा एक्सपीरियंस है। बट मैंने 1-2 शेयर इक्विटी में लिए, बट लास्ट ईयर अगस्त में, तो मैं उसमें थोड़ा स्टक हो गई हूँ, एक पीवीआर में हो गई हूँ। और एचडीएफसी आपने मुझे था कि बैंकिंग सेक्टर से, तो मैंने एचडीएफसी, मुझे लगा लार्जेस्ट बैंक है तो ठीक है।
बट उसमें भी मतलब मेरा डिसीजन तो स्वाति मैम अभी इनमें आप टाइम क्या दोगे, लॉन्ग टर्म के लिए और शॉर्ट टर्म के लिए? नहीं सर, टाइम तो मैंने पीवीआर को तो एटलीस्ट 2 to 3 इयर्स के लिए रखा हुआ है। ओके। एचडीएफसी मैंने सोचा था कि मतलब बैंकिंग अच्छा ही चल रहा था, विद इन अ ईयर हो जाएगा, बट अभी तो नहीं। एक चीज अच्छी देख रहा हूँ मैम, स्वाति मैम, कि आपके पोर्टफोलियो में सारे शेयर अच्छी क्वालिटी के हैं। एचडीएफसी बैंक, पीवीआर जैसे नाम आपने चुने हैं। सर राजेश सर पीवीआर के लिए बिल्कुल सही कैंडिडेट थे हमारे पास, तो हम इसलिए उनको लेकर आए हैं। वो इन एंड आउट पीवीआर को भी देखते हैं, उनकी बैलेंस शीट को भी देखते हैं और पिक्चर जो लगती है उसको भी देखते हैं। तो राजेश सर से हम पीवीआर के ऊपर जरूर आपको राय दिलवाएंगे। राजेश सर, पीवीआर मतलब मैं क्या ही बोलूँ इसके आगे, आप बाकी को तो खुद ही समझदार हो, आगे पीछे सब कुछ जानते हो उसके बारे में। और दूसरा एचडीएफसी बैंक, क्योंकि इस बैंक ने मतलब क्वालिटी ऑफ बैंक पे तो कोई सवाल नहीं है, परफॉर्मेंस ऑफ बैंक और प्राइस ऑफ बैंक, इन दो चीज़ों को लेकर बाजार में सवाल उठते हैं कि यहाँ लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, और ये परफॉर्म करेगा या नहीं करेगा। तो इन दोनों सवालों का जवाब आप दे दो, क्या करना चाहिए ना? सुमित जी, आपने शायद ध्यान नहीं दिया कि दोनों स्टॉक्स में एक चीज कॉमन है कि दोनों ने एक मर्जर के बाद एक बड़ी साइज एक्वायर हो गई है। एग्री। मर्जर हुआ और एचडीएफसी बैंक में एचडीएफसी का मर्जर हुआ, और उस मर्जर के बाद दोनों की साइज बहुत बड़ी हो गई। अगर आप पीवीआर की बात करो तो इस बार 1712 स्क्रीन है उसके पास 113 सिटीज में, और 160 से 170 नई स्क्रीन FY24 में खोलने की बात थी, जिसमें 97 ऑलरेडी खोल चुके हैं। पिछली तिमाही की बात की जाए तो पिछली तिमाही को 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक हिस्सा जहां वर्ल्ड कप वगैरह की वजह से बहुत खराब बाजार गया, दूसरा हिस्सा जहां एनिमल, सालार, टाइगर 3 जैसी अच्छी पिक्चरें आई, अच्छे क्राउड जुटाया उन्होंने, तो इस वजह से नतीजे ठीक ठाक आए। अब चूंकि इनका 3-4 साल का नजरिया है, मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल बनी रहे स्टॉक में 1750-1800 के आसपास जब जाता है तो वहां पर एक बार मुनाफा वसूल करें। और जहां एचडीएफसी बैंक की बात आती है तो इन्होंने सही कहा कि दुनिया की वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बैंक है, दुनिया की कई बड़ी बैंकों में से एक बड़ी बैंक है, एसेट क्वालिटी बहुत स्टेबल है। सब्सिडरी अगर आप देखें तो लाइफ, एएमसी, एर्गो सिक्योरिटीज सभी अच्छी चल रही हैं। तीसरी तिमाही के नतीजे शानदार आए थे। एनआईआई 24% अप था, बॉटम लाइन 34% अप थे, डिपॉजिट एडवांसेस में बढ़त थी। जो दिक्कतें आई एनआईएम की तरफ से आई। अब साफ बात यह है कि एक ऐसा बैंक जो FY25 में 80,000 करोड़ की बॉटम लाइन डिक्लेयर करेगा, और हम यहाँ चिंतित हैं कुछ एनआईएम्स थोड़े से कम आए उसको लेके। मैं समझता हूँ ये 1400 रुपए का भाव एक बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। हमारा लक्ष्य है कि 1.5 साल में ये 1800 रुपए तक जा सकता है। तो स्वाति मैम, एक जगह आपको ये बात सही बोली राजेश सर ने, दोनों ही मर्जर हैं, मर्जर के बहुत सारे प्रोज रहते हैं, लेकिन उससे कौन सी बहुत सारे होते हैं, तो कुछ समय के लिए कंसोलिडेशन में चले जाते हैं दोनों के दोनों नाम, तो इसीलिए वो कंसोलिडेशन में घूम रहे हैं, और शायद बहुत नियर टर्म में आपका विजन इतना अच्छा रहे भी ना उनको लेके। लेकिन इमेजिन अ सिचुएशन, क्योंकि आप खुद बैंकिंग में रहे हो तो आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ सकते हो कि इमेजिन अ सिचुएशन जब ये नए एंटिटी बन कर आएंगी तो क्या होंगे, क्या रेवेन्यूज़ होंगे, क्या स्ट्रीम्स होंगे और क्या सिचुएशंस होंगी उनकी। तो अगर आप वो टाइम दे सकते हो तो आपको कोई रिस्क नहीं है इनमें, आप आराम से बने रहो। लेकिन अगर आपका वो टाइम फ्रेम नहीं है तो शायद एक बार को आपको कंसर्न रहेगा। उसके लिए आपको राजेश सर ने एक स्टॉप लॉस बता दिया है। आगे मैं आपसे और बात करूंगा स्वाति मैम, लेकिन बबीता जी मौजूद है हमारे साथ मुरादाबाद से बातचीत करने के लिए। बबीता जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। मैम आप क्या करते हो, कब से हो मार्केट में? मैं भी हाउस वाइफ हूँ, लेकिन मैं बहुत लॉन्ग टर्म टाइम से हूँ। फिलहाल हाल ही में मैंने 3 साल से ज्यादा इंटरेस्ट लिया है। वो बबीता मैम, मुरादाबाद जैसी जगह पर आप 3 साल पहले से जब मार्केट में रहे होंगे, कि आप बहुत टाइम से भी हो, तो उस समय क्या इतना कल्चर था या अब इवॉल्व हुआ है वहां पर ज्यादा कल्चर? यहाँ पे ऑनलाइन ट्रेडिंग होती थी जुआरी के नाम से, तो मैं पुराने शेयर खरीद के रखती रहती थी। तो पोर्टफोलियो में मेरे काफी पुराने और पहले के स्टॉक भी हैं। ओके, तो अभी आपका स्टॉक, क्योंकि मैं देख रहा हूँ आपके पास सारे ओल्ड स्कूल स्टॉक्स हैं, एसबीआई का नाम रखा है आपने, आईटीसी का नाम रखा है, सो ऐसे ओल्ड स्कूल। असल में मेरे पे पावर सेक्टर, स्टील सेक्टर, आईटी सेक्टर की तो शेयर है, लेकिन बैंकिंग सेक्टर के शेयर नहीं है। ओके, तो एक एचडीएफसी का विकल्प, एसबीआई से ही शुरुआत करती हूँ। एचडीएफसी का विकल्प आपके सामने राजेश जी ने रख दिया है, तो आपके पास एसबीआई और आईटीसी ये 2 शेयर है, राइट? हाँ जी। ओके, और क्या समय आप दे सकते हो इन दोनों को?
बहुत मेरे पे लॉन्ग टर्म। ओके तो राजेश सर, एसबीआई 685 पे खरीदारी है और आईटीसी 300 पे खरीदारी है, दोनों में इनको प्रॉफिट है और दोनों में नजरिया इनका लंबी अवधि है, क्वालिटी में कोई एश्योरेंस मतलब दिक्कत नहीं है दोनों को लेके, क्या करना चाहिए इनको? पहले तो इनको बधाई हुई, अच्छे खासे प्रॉफिट पे बैठी हैं दोनों स्टॉक्स में, और मैं कहूंगा कि दोनों में आप लंबी अवधि के लिए बनी रहे। दोनों की क्वालिटी बहुत शानदार है। एक एक करके आऊं तो एसबीआई में तीसरी तिमाही के नतीजे अच्छे आए थे, टोटल इनकम में 20% के आसपास की बढ़त थी, और अगर पूरे पीएसयू बैंकिंग स्पेस के बास्केट की बात की जाए तो सबसे बेहतर बैंक एसबीआई ही पड़ता है वैल्यूएशन वगैरह के हिसाब से। 1.5 टाइम्स प्राइस टू बुक है FY25 की। और अगर हम ये मान के चलते हैं कि इकोनॉमी में जिस तरीके की बातें हो रही हैं, 8 ट्रिलियन 10 ट्रिलियन की अगर वैसी ग्रोथ होती है तो बैंकों को हम पीछे छोड़ नहीं सकते। और एसबीआई जो कि भारत का सबसे बड़ा बैंक है ब्रांचों के लिहाज से या दूसरे पैरामीटर्स पे भी, मैं समझता हूँ एक उपयुक्त स्टॉक है आपके लॉन्ग टर्म के पोर्टफोलियो के लिए, बनी रहे स्टॉक में। आईटीसी की बात की जाए तो वही बात उठती है कि अच्छा खासा पोर्टफोलियो है इनका प्रोडक्ट्स का, सिगरेट में वॉल्यूम बढ़ रहे हैं, डेयरी में ये बड़े रूप से बेवरेज और डेयरी प्रोडक्ट्स में बड़े रूप से जा रहे हैं, बहुत स्ट्रांग बैलेंस शीट है, डेट फ्री है, कैश पॉजिटिव है, डिविडेंड बहुत अच्छा देती है। मुझे लगता है इसमें भी आपको लंबी अवधि के लिए बिल्कुल बने रहना चाहिए। मैम आपके एसबीआई का नाम लेते ही एसबीआई में तेजी भी आ गई, का एक दिहाई के आसपास एसबीआई कामकाज भी कर रहा है, तो वैसे भी आपको अच्छा प्रॉफिट है, आपको बने रहने की राय दोनों स्टॉक के अंदर राजेश सर दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बबीता मैम, समय का अभाव वरना आपसे और बात करते हैं। अंजू मैम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और स्वाति मैम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और आज के दिन अपना समय हमें देने के लिए और हमसे चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हर बार की तरह राजेश सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया बने रहने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए और बाजार पर अपनी राय रणनीति रखने के लिए। मार्केट्स में एक स्पाइक आया है निफ्टी बैंक में, एसबीआई की दम पर कह लीजिए अदरवाइज, और निफ्टी मिड कैप इंडेक्स में मोर लेस फ्लैट साइड पे आ चुका है। निफ्टी भी बिल्कुल फ्लैट कामकाज कर रहा है। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं और बातचीत जारी रखते हैं। आप देख रहे हैं साथ और सेंसेक्स और मार्केट्स में रिकवरी है, लेकिन बिल्कुल फ्लैट टोन पे भी इंडेक्स कामकाज कर रहा है। मिड कैप इंडेक्स फ्लैट टू नेगेटिव, स्मॉल कैप इंडेक्स 0.5% के आसपास के डिक्लाइन में, लेकिन निफ्टी बिल्कुल फ्लैटिश टोन पे ट्रेड करता हुआ। एक बार एडवांस डिक्लाइन और लेकर आए, किस तरह की स्थितियां वहां पर बन रही हैं। करीब 1321 शेयर गिरने वाले, 900 शेयर बढ़ने वाले। स्लोली एंड स्टेडली एडवांसेस बढ़ रहे हैं, स्लोली एंड स्टेडली डिक्लाइंस जो है वो कम होते हुए दिख रहे हैं। एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक की उस तरफ मिड कैप का पूरा एक्शन, मिड कैप 15। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।